डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली डिफरेंट मिलेगी, और अगर हम किसी समुद्र में चले जाए तो अलग मिलेगी, पहाड़ पे चले जाए तो डाइवर्सिटी अलग मिलेगी। तो किस तरीके का डाइवर्सिटी का पैटर्न रहता है, वही आपको टॉपिक दिया हुआ है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपको दो पैटर्न पढ़ना है। पहला जो पैटर्न है आपका, दैट इज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ आपको लैटिट्यूड ग्रेडियंट दिया है, एल्टीट्यूड ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ। बाकी ये सिर्फ एक ही लाइन का, इसीलिए मैं आपको ये भी करा दूंगी। देखो बड़ी आसान सी बात, हम लोग अपनी अर्थ को अगर बनाए, ठीक है, जो आप लोग एसएस पढ़ते थे तब, तो आप क्या पढ़ते थे, ये क्या होता है, इसे कहते हैं इक्वेटर, राइट। और ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, बोलिए। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बिल्कुल, ये पोल है, साउथ नॉर्थ जो भी है पोल ये। तो बीच में इक्वेटर है, साइड में पोल्स है। ये इक्वेटर हम इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं, ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है, हम इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं। ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 80 डिग्री, इस तरीके से लैटिट्यूड बढ़ता है। हमें जितना काम का हम उतना पढ़ते, सेम इधर है 20 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड द 80 डिग्रीज लैटिट्यूड। ये हमारा पैटर्न है। सेम इधर से देखे चाहे उधर से देखे, बात एक ही। अब बच्चों आप सबको पता है ये हमारी अर्थ है, और आपको पता है अर्थ ऐसे ऐसे धीरे 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 रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। सन कहाँ पर है, सन है यहाँ पर, ये सन है, राइट। सन की जब रेडिएशंस निकलेंगी तो यू कैन इजीली सी कि सन की जो रेडिएशंस है, वो रेडिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पर डल रही है, सबसे ज्यादा आपके इक्वेटर पर डल रही है, सबसे ज्यादा इक्वेटर पर डल रही है। और जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ जा रहे हो तो रेडिएशंस बिल्कुल क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है। ऐसा ही है, यानी इक्वेटर वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है। क्यों है वहां गर्मी, क्योंकि वहां पर सन की रेज भी सबसे ज्यादा आ रही है, इसीलिए वहां गर्मी है, सिंपल सी बात है। इक्वेटर के पास का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया होता है थोड़ा इक्वेटर के पास का, मैं डिग्री वाइज एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा वैसे आइडिया दे रही हूँ। ये जो इक्वेटर के पास का एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ बहुत गर्मी होती है, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, राइट। ट्रॉपिकल एरिया के बाद हम डिवाइड करें, ये वाला एरिया मैं बांटू यहाँ से, और सिमिलरली मैं यहाँ से ये एरिया की बात करूं, तो ये जो एरिया मैंने दिखाने की कोशिश की है अभी अभी ये वाला कौन सा एरिया है, ये कहलाता है हमारा टेम्परेट एरियाज। दिस इज द टेम्परेट एरियाज, राइट। ये ट्रॉपिकल एरिया है जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, और ट्रॉपिकल के बाद जो है वो टेम्परेट एरिया है। और उसके बाद ये वाला जो बचा एरिया, ये वाला जो बचा एरिया, ये कौन सा एरिया कहलाता है, दिस इज द पोलर रीजन, पोलर एरिया कहलाता है। तो मैंने अपनी अर्थ को कुल मिला के, अभी वैसे और भी हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं, बट अभी बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड की। जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है उसको मैंने ट्रॉपिकल एरियाज कहा, जो बिल्कुल एंड पे है उनको मैंने पोलर एरियाज कहा, और पोलर और इक्वेटर के बीच में मैंने टेम्परेट एरियाज कहा। पोलर एरिया पर जो सनलाइट है वो बहुत 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 कम पड़ती है, इसीलिए ये एरिया बिल्कुल ठंडे होते हैं, यहाँ बर्फ जमी हुई होती है। आपने सुना भी होगा आर्कटिक पोल है, अंटार्कटिका का एरिया है, ये सारा पोलर एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल हमेशा ठंडा रहता है, वहां पर बर्फ जमी रहती है क्योंकि गर्माहट इतनी पहुंच ही नहीं रही। और जो इक्वेटर का एरिया वो बहुत गर्म एरिया होता है, बिल्कुल गर्मी है वहां पर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां पर। तो ये रेगिस्तान वाला गर्म नहीं रहता। ये आपने जो सुने होंगे ना, ज्यादातर जितने भी जंगल होते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट या कोई भी ऐसा जो जंगल है, वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही आता है, ठीक है। और फिर ये टेम्परेट एरिया, जैसे हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वो भी टेम्परेट एरिया है, यहाँ सीजन चेंज होते रहते हैं, कभी कोई सा सीजन है, कभी कोई सा सीजन है, ऐसे होता रहता है। इज इट क्लियर, यहाँ पर आपको अर्थ के अलग अलग हिस्से क्लियर हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या कहता है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट आपको कहता है आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से बढ़ के 80 डिग्री पर चले, या इधर बढ़ू या इधर बढ़ू, बात एक ही है। मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से किसी भी और एरिया की तरफ जा रही हूँ, तो डाइवर्सिटी मुझे क्या मिलेगी, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी, इक्वेटर पे ज्यादा होती है स्पीशीज या पोल पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे।
सिंपल सी बात है, बर्फ में तो कितनी को स्पीशीज होती है, बहुत 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 कम ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां तो इतने पेड़ वेड़ भी नहीं होते। जबकि इक्वेटर पर इतनी सारी सनलाइट है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है और सारी चीजें हैं कि खूब भरमार मात्रा में जंगल होते हैं। भाई नॉर्मली और हम ही तो वहां पे कम रहना पसंद कर रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा वहां पर जंगल है। जंगल है तो जंगल में रहने वाले एनिमल्स बहुत ज्यादा होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रोब्स होंगे, सारी चीजें उसमें पाई जाएंगी। तो इक्वेटर वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो कुल मिला के व्हाट इज लैटिट्यूड ग्रेडियंट? आई कैन से दैट लैटिट्यूड ग्रेडियंट मीन्स as we move as we move from equator to pole, जैसे जैसे हम कहां से कहां मूव करें, as we move from equator to pole, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज की इंक्रीज? बोलिए। डिक्रीज। डाइवर्सिटी डिक्रीज। वेरी सिंपल हो गया, ये लो लैटिट्यूड ग्रेडियंट हो गया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए डाइवर्सिटी कम हो गई। अब आपको थोड़ा मैं बताती हूँ आपके एनसीईआरटी में किस तरीके से ये चीज लिखी हुई है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए भाई, इसमें बहुत सारा दे रखा है। इन्होंने कहा कि चलिए जैसे हम मानते हैं कोलंबिया, एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल दे रही हूँ मैं। उन्होंने कहा जैसे कि हम कहे कोलंबिया को, तो जो कोलंबिया है हमारा कहाँ है, ये इक्वेटर के कहीं पास में, नियर इक्वेटर पड़ता है कोलंबिया का एरिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर कितनी स्पीशीज हैं, यहाँ 14,000 स्पीशीज हैं। किसकी? बर्ड्स जो हैं उसकी 14,000 स्पीशीज पाई जाती है कोलंबिया में। और कोलंबिया कहाँ पर प्रेजेंट है, इक्वेटर के पास प्रेजेंट है। उसके बाद कह रहा है आप न्यूयॉर्क को लो। जो न्यूयॉर्क है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क आपका दे रखा है 41 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इसमें कह रहे हैं कितनी स्पीशीज है, इसमें 105 स्पीशीज है बर्ड्स की। घट गई। उसके बाद इन्होंने फिर एक एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने कहा ग्रीनलैंड पे आ जाओ। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ग्रीनलैंड दे रखा है इन्होंने आपको 71 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। तो 71 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड पे जाके, और इसमें कितनी स्पीशीज है, सिर्फ 56 स्पीशीज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व जैसे जैसे इक्वेटर से डिग्रीज बढ़ती जा रही है, लैटिट्यूड बढ़ता जा रहा है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी उतनी ही क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दिस कैन बी इजिली अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? फिर कह रहे हैं इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे, इक्वेटर पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब, इक्वेटर पे पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट होंगे आपके, उनमें बाकी फॉरेस्ट के कंपेयर में डबल स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है, डबल नहीं, 10 टाइम्स। इक्वेटर फॉरेस्ट हैव 10 टाइम्स मोर स्पीशीज एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एरिया। कोई भी टेम्परेट एरिया के फॉरेस्ट से 10 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, आपके इक्वेटर के फॉरेस्ट में मिलेगी। इज इट क्लियर? आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, आपको समझा रखा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको आपने सुना होगा लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं, कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, तो ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका में ये है। यहाँ पर डाइवर्सिटी, पूरी धरती की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे, कितनी है यहाँ, कह रहे इसमें प्लांट पाए जा रहे हैं हमारे करीब 40,000 स्पीशीज है प्लांट की। ठीक है, फिशेस की करीब 3,000 स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की कहते करीब 1300 स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। मैमल्स की करीब 427 स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। आपको ये पूरा डाटा एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए आपको थोड़ा याद करना है, थोड़ा रटने का ज्यादा है यहाँ। 40,000 प्लांट की स्पीशीज, 3,000 फिशेस की स्पीशीज, 1300 बर्ड की स्पीशीज, 427 मैमल्स की स्पीशीज, 378 रेप्टाइल्स की स्पीशीज। ठीक है, और मतलब करीब 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट इन जंगलों में पाए जाते हैं। So this Amazon rainforest is covering the greatest biodiversity of the earth.
अर्थ की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेजोन पर ही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ में हमने सिर्फ इतना बताया कि इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, पोल पर कम है, और ये एग्जाम्पल हमने दिया, और सबसे ज्यादा हमने कहा अमेजोन में है, कितनी कितनी क्या क्या है वो बताएं। अब आपका क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जिसके इस चैप्टर से पेपर में आने के चांसेस आप लगा लो 95% से भी ज्यादा है। क्वेश्चन है, why there is more diversity on equator as compared to pole? आपने जो बताया है तो ये कह रहा है क्यों, क्यों का रीजन पूछा है। why more diversity, why more diversity on equator? इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, इसका कारण आपको बताना है। चलिए बताइए, बता सकते हैं क्यों ज्यादा है डाइवर्सिटी इक्वेटर पर, पोल पर मैम क्यों कम है? एक दिमाग में आ रहा है, बताओ, ट्राई करो। मैम कि जैसे कोल्डर एरियाज होते हैं वहां पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, तो इसलिए शायद वहां पे वो। ऐसा किसने बोला मैम आपको? सनलाइट है, मोर सनलाइट होती है सनलाइट है मैम वो। ह्यूमिडिटी। अच्छा ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा आर्गुमेंट ध्रुवी से करना है। ध्रुवी, इक्वेटर यस वो मैम। पोलर ठंड के इलाकों में ऑक्सीजन कम क्यों है? मैम क्योंकि वो हाइट्स में होता है, हाइट्स में होते हैं कोल्डर रीजन। ओके, एल्टीट्यूड वाले पॉइंट में लिखेंगे एल्टीट्यूड के बारे में जब पढ़ेंगे, है ना। एल्टीट्यूड जो हाँ होता है बच्चों वो होता है हाइट के हिसाब से, तो हम ये वाले पॉइंट को हाइट में कंसिडर करेंगे, एल्टीट्यूड ग्रेडियंट में पढ़ेंगे। अभी लैटिट्यूड देखते हैं, डिग्रीज वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां शिफ्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट गीतू ने और यश ने बोला था, पहला रीजन दैट देयर इज मोर सनलाइट अवेलेबल। सनलाइट बहुत ज्यादा है, और ये बात बहुत फैक्ट है कि सनलाइट वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और प्लांट्स को खूब सनलाइट ही चाहिए। जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतने ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से वो ग्रो होंगे, राइट। चलिए और बोलिए। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी सोच के बोलो। इक्वेटर, धूप आ रही थी सामने से, और सोच। अच्छा चलो सुनो, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, दूसरा कारण कांस्टेंट एनवायरनमेंट। भाई क्या होता है कि ये जो सर्दी गर्मी वाला सिस्टम है, सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई, ये मौसम आ गया, वो मौसम आ गया, ये टेम्परेट एरियाज की बातें हैं, ट्रॉपिकल की बातें नहीं है। ट्रॉपिकल एरिया में तो सदा एक जैसा एनवायरनमेंट रहता है, और जहां पर एक जैसा एनवायरनमेंट रहता है वहां पे किसी को भी ढलना आसान होता है। तुम सोचो, तुम एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सदा एक जैसा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वहां पर तुम ज्यादा अच्छे से ढलोगे, या पर किसी ऐसी जगह जहाँ पर सर्दी गर्मी बारिश कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता रहता है। तो बॉडी को भी तो सर्टेन चेंजेस की जरूरत पड़ती है, पर जहां पर कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वहां पर तो कोई जरूरत नहीं पड़ती ऐसी किसी भी चीज की, है कि नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, वहां पे एनवायरनमेंट है कांस्टेंट, वहां पर ऐसा नहीं है कि सर्दी हुई बर्फ जम गई, ऐसा नहीं है कि गर्मी आई तो एकदम से पिघल गई। यानी वहां पर बहुत लंबे टाइम से हम सोचे तो कोई ऐसी बड़ी तबाही हुई हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है कि नहीं। देयर इज नो ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन क्या होता है कि ग्लेशियर्स बने हो और ग्लेशियर्स पिघल गए हो। अगर ग्लेशियर बने हो, पिघल गए हो, ऐसे बाढ़ आई हो, बहुत सारी स्पीशीज उजड़ गई हो, मर गई हो, ऐसा हुआ होता। टेम्परेट एरिया में या पोलर एरिया में, टेम्परेट एरिया में ऐसा होता रहता है, बहुत कॉमन है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ऐसा कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते रहते हैं। पर ट्रॉपिकल एरिया में बहुत लंबे टाइम से ऐसा कोई फ्रीक्वेंट कोई बड़ा चेंज हुआ ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? सो देर इज नो फ्रीक्वेंट लार्ज चेंज, इसीलिए स्पीशीज बड़े आराम से कॉन्स्टेंटली वहां पर रह रही हैं। ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट और बताइए। रिड्यूस्ड कंपटीशन है कि नहीं वहां पर? वहां पर बच्चों सब चीज भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, सनलाइट खूब है, मिनरल्स खूब है, बहुत उपजाऊ भूमि है वहां की। क्यों है उपजाऊ? क्योंकि इतने सारे प्लांट्स वहां पर रह रहे हैं, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स रह रहे हैं, कोई ना कोई मरता है, उसके न्यूट्रिएंट वापस डलते हैं, रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में वहां पर अवेलेबल है, पानी की कोई कमी नहीं है।
क्योंकि बहुत गर्मी है तो पानी वेपरेट होता है, जाता है, बारिश, बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर बच जाता है। तो खूब घास ही घास है हर जगह, तो घास घास है तो जमीन के अंदर वाटर का लेवल आराम से राइज होता है। हमारे यहाँ तो क्या है, फर्श ही फर्श है हर जगह, तो क्या होता है, हर जगह कंक्रीट है, हर जगह वो बिछा हुआ है, तो समुद्र के मतलब वाटर लेवल नहीं बढ़ पाता ना इसका, वो प्रॉब्लम है। पर वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है वो सारी चीजें। आपको एनसीईआरटी में देखो क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि व्हाट आर द वेरियस हाइपोथेसिस, पेज नंबर 261 पर पॉइंट गिवन है, बिल्कुल बुक के लास्ट में देखो 261, बिल्कुल एंड ऑफ द बुक, एंड पेज, एंड लाइंस लिखा है, स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या लगता है स्पीशीज कैसी आई होंगी, टाइम के साथ आती धीरे 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 धीरे। आज 10 तरीके की है तो 1000 साल बाद जाके हो सकता है 15 तरीके की स्पीशीज आ जाए, 5 और आ जाएंगी, होगा भी नहीं ऐसा। स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीशीज टाइम के साथ साथ आती हैं। टेम्परेट एरिया की तरह ट्रॉपिकल एरिया मिलियन सालों से अनडिस्टर्ब्ड है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। यानी कि टेम्परेट एरिया में तो कितनी स्पीशीज आई हैं जो उजड़ गई होंगी, जबकि आपके ट्रॉपिकल एरिया में ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है जो उजड़ी हो। ट्रॉपिकल एरिया में मिलियन सालों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, तो जैसी शुरू में थी वैसी स्पीशीज आज भी चली आ रही है, राइट। उसके बाद आपको कह रखा है ट्रॉपिकल एरियाज आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट सा रहता है वहां पर, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल। So these are the 3 points which are given in this. Is it clear? कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका एक हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए लैटिट्यूड ग्रेडियंट से कि होता क्या है और क्यों इक्वेटर पे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, बड़ा आसान है एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। एल्टीट्यूड यानी मैंने कहा समुद्र के लेवल से ऊपर हाइट देखो, तो समुद्र के लेवल से जब हम हाइट देखने पर आते हैं तो क्या होता है, समुद्र में डाइवर्सिटी पाई जाती है ज्यादा, और जैसे 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 हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी होने लगती है कम। तो देयर इज मोर डाइवर्सिटी एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, सेम लाइन है जैसे वहां पर होता है, एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेस डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, सेम वे है एल्टीट्यूड का, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और उसका एक कारण तो यही हो गया, ध्रुवी ने जो पिछले में बताया था कि ऑक्सीजन का लेवल होता है कम, गैसेस का लेवल होता है कम, तो जितनी ज्यादा आप समुद्र से पहाड़ पे जाओ डाइवर्सिटी क्या होंगी, कम होंगी। इज इट क्लियर? तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट मैंने आपको करा दिया, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। एनी कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द स्टूडेंट? आर यू श्योर अबाउट दैट? मैम वाई मोर डाइवर्सिटी ऑन, मैंने आपको करा दी है कंप्लीट, अपनी एनसीईआरटी में पेज 261 तक आप रीड करेंगे, ओके। एल्टीट्यूड ग्रेडियंट तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट से स्पीशीज एरिया रिलेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और कल आप लोगों को मैं यहाँ तक क्वेश्चंस भी पूछूंगी आते ही, ओके। और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, यहाँ तक के आप इतने नोट्स लिखेंगे और उस पूरे कंटेंट को आप साथ साथ लर्न करेंगे, क्लियर? ठीक है, so this is enough for today. मैम नोट्स कब तक भेज दोगे? नोट्स में भेज दूंगी अभी थोड़ी देर में। मैम